एसटी की बात करते हैं, SC ST का तो मामला है ही है, वो कोई बात नहीं। मैं तो उन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं जिन लोगों की आंखें 75 साल से बंद कर दी गई। उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में काका कालेलकर कमीशन बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार में मंडल आयोग बना, मंडल आयोग के अंदर भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया, क्योंकि इंदिरा भी तो थी तो नेहरू की बेटी ना, तो बाप ने नहीं किया तो बेटी क्यों करेगी। आगे चल करके ये रिपोर्ट जब कचरे के डब्बे में पड़ी रही तो मान्यवर कांसीराम साहब ने और मुलायम सिंह जी और बहुत सारे ऐसे लीडर जो हमारे थे, उन लोगों ने आवाज उठाई और कहा कि VP सिंह जी, आपको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन एक शर्त पे बनाते हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करनी होगी, OBC को आरक्षण देना होगा। VP सिंह ने उस मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू तो कर दिया, लेकिन बदले में VP सिंह की सरकार को ही VP सिंह को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। ये जानकारी OBC के लोगों को नहीं है, जिसकी वजह से OBC के लोग आज भी उनके शिकंजे में या फिर उनके कहते हैं कि षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। तब रिजर्वेशन दिया नहीं, और दूसरी तरफ उनको क्या कहा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाकर क्या करोगे। ये रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारी नौकरियां तो SC ST वाले खा जाते, SC ST वाले तुम्हारी नौकरियां खा जाते हैं, तुम्हें तो नौकरी मिलने वाली है नहीं, तो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो, कहीं काम पे लगाओ। उन OBC के भाइयों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया। 5वीं वो धंधे में बिजनेस में तो आगे बढ़ गई, लेकिन शिक्षा में पीछे रह गए, और प्रशासनिक सेवाओं में भी पीछे रह गए, और राजनीति से तो कोसों दूर रह गए। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ, जिसका उन्हें पता नहीं चला। हम लोगों ने ये लड़ाई लगातार 32 साल से हम लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई सिर्फ ST यानी भीलों की नहीं है, ST में आने वाली 1152 जातियों की नहीं है, SC में आने वाली 1848 जातियों की नहीं है। हमारी लड़ाई जो है ये 6743 जातियों की, SC ST OBC और माइनॉरिटी की है, जिनकी संख्या बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर लोकसभा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर उन संख्या का संख्या है 56, जिसको 36 कौम कहते हैं। ये झूठा आंकड़ा है, या तो झूठा आंकड़ा है या फिर उन्होंने 20 कौम को गिनती में नहीं लिया। हमने उन गिनती की कि 56 कौम है यहां पर, और 56 कौम से समाज बनता है। इसलिए OBC के हक और अधिकार उनको कैसे मिले, ये भी हमारी लड़ाई और इस चुनाव लड़ने का मेन जो मुद्दा है वो ये है। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर, बालोतरा के अंदर ST में आने वाली एक जाति है भील, और वो 100% मेरे साथ खड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। SC के अंदर 70 से 80% SC के भाई मेरे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे समाज का 71% हिस्सा जो आज भी दुश्मनों के झांसे में फंसा हुआ है। दुश्मन उनका कभी राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करता है, तो कभी धर्म के नाम पर इस्तेमाल करता है। वोट बैंक के नाम पर तो करता ही करता है, वो धर्म के नाम पर भी उनका इस्तेमाल करता है। और हमारे लोग चाहे वो किसी भी प्रकार से, लेकिन उनके षड्यंत्रों के शिकार हो जाते हैं। मैं उन लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर कब तक
75 साल से ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं आई, उनके अंदर से राजनीतिक नेतृत्व पैदा नहीं किया, होने नहीं दिया गया। एक या दो जाति विशेष के लोगों को इन राजनीतिक पार्टियों ने तवज्जो देकर के आगे बढ़ाया, बाकी की जातियों को पीछे धकेल दिया। 56 में से 54 कौम को उन्होंने पीछे कर दिया, और वो जानबूझ के किया। इसमें उन जातियों का भी दोष नहीं है जिनको आगे बढ़ाया गया। आखिर राजनीतिक पार्टियों का जो सिस्टम है उसमें जिसको वो टिकट देते हैं वही तो लड़ेगा, जिसको टिकट नहीं देते वो तो लड़ नहीं सकता, और अगर लड़ता है तो उसे बागी कहा जाता है, बगावत करके लड़ता है। तो ये जो देश के अंदर सबसे बड़ा धोखा ओबीसी वर्ग के साथ हुआ, सबसे बड़ा धोखा मुस्लिम समाज के साथ हुआ। हमारे इस क्षेत्र में सिख नहीं है, बहुत कम है, ईसाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में अगर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कोई है तो वह है मुसलमान। 75 साल में इस देश के अंदर और हमारी लोकसभा के अंदर विशेष करके मुसलमानों के साथ में धोखा हुआ। मुसलमानों के अंदर भी कुछ वर्ग विशेष के ऐसे लोग जिनको राजनीति में आगे किया गया, 2-3 घरानों को, और कुछ नहीं। पूरे बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर में 2 या 3 घरानों को जो इस्लाम को मानते हैं उनको आगे बढ़ाया गया, और उनके अंदर इस्लाम को मानने वाले जो पसमानदा कौम है, जो गरीब है, उनको कभी राजनीति में आगे नहीं आने दिया गया। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये लड़ाई तभी लड़ना संभव है जब हम एक समाज का निर्माण कर लेंगे। अगर हमने समाज का निर्माण नहीं किया और हमने अगर एक जाति के बलबूते पे चुनाव लड़ने का फैसला किया तो हम भी समाज से कट जाएंगे, हम भी समाज से अलग हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो चुनाव लड़ने का मामला है ये 56 कौम को साथ में लेकर के चुनाव लड़ने का मामला है। हर जाति में पीड़ित है, हर जाति में शोषित है, हर जाति में गरीब आदमी है, हर जाति के लोगों के साथ में अत्याचार और अन्याय होता है, कुछ जातियों को छोड़ करके सभी के साथ होता है। तो उन लोगों को कैसे न्याय मिले, उन लोगों के साथ होने वाला अत्याचार कैसे खत्म हो, उन लोगों के अंदर भी देश के निर्माण के अंदर और उसकी मुख्य धारा में आने का अवसर कैसे मिले, ये उद्देश्य है हमारा। सिर्फ एमपी बनना उद्देश्य नहीं है, करके एसी में आराम करें, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारे जीवन के 32 साल हमने इस मिशन में लगाए हैं, नौकरी में रहते हुए भी और नौकरी के बाद भी, और स्टूडेंट लाइफ से अगर कहें तो 40 साल हमने समाज के लिए लगाए। और आज भी ये जज्बा भैरूलाल जी को देख करके मेरे अंदर भी जिंदा रहता है कि अगर ये 73 साल में 21 साल के बन करके इस कारवां में हमारा साथ सहयोग कर सकते हैं तो अभी मेरी तो ठीक है, शारीरिक स्थिति कैसी हो, लेकिन अभी उम्र तो 55 साल ही हुई। इसलिए ये काम करने का हौसला इनसे मिलता है। राजनीति करना हमारा उद्देश्य नहीं है। राजनीति में जाना होता तो अवसर बहुत था, तब भी चले जाते। अगर गले में पट्टा डलवा करके तलवे ही चाटने होते तो बहुत पहले तलवे चाटने के लिए अवसर उपलब्ध था, लेकिन नहीं किया। अभी भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अभी भी प्रयास किया, और मुख्य करके 2 पार्टियों ने, कि कैसे भी करके इसको हमारे अंदर शामिल कर दो। अभी भी प्रयास उनके जारी हैं, लेकिन साथियों हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। अभी तो हम लोग इस मैदान में उतरे ही हैं, और हम उतरे ही नहीं हैं कि उनका पानी उतर गया। अभी तो हम उतरे हैं,
4 महीने की बात कर रहे हैं ना भैरूलाल जी के, 5वां महीना हमारा शुरू हुआ है, तो 3 महीने तक तो हमारी कोई राजनीतिक बात ही नहीं थी। आपके गुड़ा में भी आके गए हम, उस समय हमारी कोई राजनीतिक बात थी क्या? नहीं थी। ना चुनाव लड़ने की बात थी। हाँ, ये जरूर था कि कोई अच्छा आदमी मिलेगा, उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसको तैयार करेंगे। और बाड़मेर ही नहीं, पूरी दिल्ली हिल गई है। हालांकि ये काम हमारे काबिल नहीं था, हमारे लायक नहीं था। मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैं राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हूं या लीडर हूं। पूरे देश के अलावा फॉरेन में भी मेरे फॉलोवर हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओहदे पर मैं एक लोकसभा तक सीमित हुआ, तो ये भी मेरे काबिल मामला नहीं है, लेकिन होना पड़ा, ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से निवेदन किया, लेकिन उनकी तो सदियों से तलवे चाटने की आदत पड़ी हुई है, वो निकलने वाली नहीं है। मैं 1 महीने में निकाल नहीं सकता। इसलिए ये फैसला जनता ने किया कि अब अगर कोई नहीं उठाता है कदम, तो ये आपको कदम उठाना होगा। आपको राजनीति में आना पड़ेगा, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता था कि ये कारवा यहां तक आ जाएगा कि उन लोगों की नींदें ही नहीं, उनके होश उड़ा देगा। अभी तो समय पड़ा है हमारे पास में, 4 दिन का समय है। अभी 4 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ संभव होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उन भोले भाले लोगों से, आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, कि अभी भी अवसर है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो, जीत और हार तो चुनाव में होती है। 11 खड़े हैं तो 10 तो हारेंगे ही हारेंगे, जीतेगा तो एक ही। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हारने के बाद आप लोग सिर्फ ये कह करके पछताएं कि अरे यार थोड़ी सी चूक कर दी, थोड़ी सी भूल कर दी, हमें इतना पता नहीं था कि ये इतनी टक्कर ले लेगा। कहीं ऐसी बातें सारा खेल खत्म होने के बाद में ना हो, इसके लिए आपको निवेदन करता हूं कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हो, ये देश गया आपके हाथ से, इस देश का संविधान निकल चुका है आपके हाथ से, ये आखिरी अवसर है, आप बचा सकते हो तो बचा सकते हो। ये आखिरी अवसर है। अगर कोई ये कह देगा कि आप अकेले वहां जाकर के बचा लोगे, अरे अकेला तो क्या नहीं कर सकता है। एक अकेला जाकर के वहां आवाज की जरूरत है, वहां कोई वजन उठाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में वहां कोई मल नहीं है कि मल में मैं जीत नहीं पाऊंगा, वहां कोई कबड्डी का अखाड़ा नहीं है, वहां आवाज का मामला है। अगर वहां कोई आवाज निकलती है तो वो आवाज यूएनओ तक जाती है, वहां की आवाज दुनिया तक जाती है, वहां की आवाज देश के हर नागरिक तक जाती है। बोलने वाला तो एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राम जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ये समाज चाहे कि हमारी तरह ही हमारी आने वाली पीढ़ियां भी थोड़ा सुख चैन का जीवन जिए, उनको भी थोड़ी आराम की जिंदगी और हक और अधिकार मिले, तो हम लोगों को संविधान को बचाना होगा। संविधान बचे बिना हम लोग नहीं बच पाएंगे। और आज बहुत सारे लोग तो संविधान को बचाने की दुआई दे रहे हैं, संविधान को बचाने की दुआई भी दे रहे हैं, और संविधान को खत्म और नष्ट करने वालों के साथ भी खड़े। ये बात बहुत कड़वी है कहने के लिए, मगर कहनी पड़ती है। अगर नहीं कहेंगे तो फिर मेरा समाज अंधेरे में चला जाएगा, फिर मेरा समाज उन षड्यंत्रों का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी अपना काम कर रही है जो उसे करना चाहिए।
वो कोई गलत नहीं कर रही है। जिन लोगों ने 2000 साल तक या 2200-2500 साल तक हमारे SC, ST, OBC, शूद्र और अतिशूद्र जिसको कहा जाता था, उन लोगों को अधिकार वंचित और गुलाम बना करके रखा, उन लोगों को इस संविधान ने हक और अधिकार दिए। और अगर वे संवैधानिक हक अधिकार अगर उनको पता नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं और मैं कहते हुए सुना है कि भारतीय संविधान की वजह से SC और ST को रिजर्वेशन और नौकरियां मिली, हम OBC वालों को क्या मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत में संविधान लागू नहीं था, उस समय क्या एक नाई अपनी जागीर से बाहर जाकर के बाल कटिंग कर सकता था? नहीं। क्या एक किसान अपनी जागीर जमींदारी या फिर अपने राजा के रजवाड़े के बाहर जाकर के हल जोत सकता था? एक दर्जी जहां मर्जी पड़े वहां पर अपने सिलाई की मशीन लगा सकता था? उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर किसी राजा को, किसी रजवाड़े को अगर नाई की जरूरत होती थी तो दूसरे से कहता था कि बेसोरा नाई और मेलन मारट है। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। आप अपनी मर्जी से जाकर के अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते थे। सुथार है तो उसे लकड़ी का ही काम करना पड़ेगा, सुनार है तो उसे सोने चांदी का काम करना, लोहार है तो उसे लोहे का काम करना होगा, नाई को बाल काटना होगा, दर्जी को कपड़ा सिलना होगा। ये पाबंदी थी। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 ने आप लोगों को अधिकार दिया कि देश के किसी भी कोने में जाकर के निवास कर सकते हो, घर बना सकते हो, वहां अपना कारोबार और बिजनेस कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारे OBC भाई यहां से देशावर गए, जिसको कहते हैं, अन्य राज्यों में, वहां अपना बिजनेस और धंधा किया, पैसा कमाया। अरे जो पैसा कमाया और वो पैसा आप ऐसा मान रहे हो कि हमें पैसा भगवान ने दिया या मंदिरों ने दिया या किसी ने शक्ति ने दिया, नहीं, ये काम करने का अधिकार आपको संविधान ने दिया। इस संविधान ने आपको अधिकार दिया, इसके लिए आप बाहर जाकर के बिजनेस और धंधा कर रहे हो और उस अधिकार की वजह से आपके पास पैसा आया, बंगला बना, गाड़ी बनी, आपके पास सारी चीज आई। ये संविधान की वजह से हुआ। और संविधान जब नहीं था तब हमारे पास में कुछ भी नहीं था। कपड़ा भी सबका फिक्स था कि कौन सा कपड़ा कौन सा आदमी जाति पहनेगा, कौन सा फिक्स था उनका। आपके घर होते नहीं थे, झोंपड़े होते थे, झोंपड़े के ऊपर चोटी रखने का भी अधिकार आपको नहीं था। आज आप अपने नक्शे और उसके अनुसार इंजीनियर से बंगले बनवाते हो, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से हुआ है। इसलिए संविधान को बचाना और संविधान बचाने वालों का साथ देना आपका कर्तव्य बनता है। अगर यहां पर कोई है उपस्थित तो अच्छी बात, नहीं तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी भी अवसर है कि आप उस मकर जाल से, उनके राजनीतिक जाल से और उनके धर्म के जाल से निकल करके अपने संविधान को बचाने वालों का साथ दो। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, देश के अंदर 250 लोगों को हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया है। जो लोग अपने अपने क्षेत्र में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसी प्रकार से हो सकता है कि आगे ये संख्या और बढ़ेगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अभी भी आपके पास में 3-4 दिन का वक्त है। आप अभी से सोचना शुरू कर दें, विशेष करके मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी कि मूल OBC अर्थात नाई, दर्जी, लोहार, सुथार, कुमार, माली, ये लोग सोचना शुरू करें कि आखिर में 75 साल में तुम्हें हासिल क्या हुआ है। तुम्हें उन लोगों की गुलामी करते हुए, उनकी राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटते हुए हासिल क्या हुआ है। अभी तक तुम अपने काम से निकल करके दूसरे काम में प्रवेश नहीं कर पाए हो। तुम्हें राजनीति में आना ये तो सपने से भी परे है। अभी प्रशासनिक पदों पर भी तुम्हारे आदमी नहीं है। अभी बिजनेस में भी
जितना तुम्हें होना चाहिए इतना नहीं है, तो इन चीजों को कब समझोगे? इसलिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अधिकार 75 साल में नहीं मिले। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इन 4 दिनों में वो लोग जो यहां नहीं आए हैं, उन लोगों को जाकर के मेरी ये बातें समझाएं कि एक अवसर है तुम्हारे पास में, ताराराम मेहना के एमपी बनने का अवसर नहीं। ये अवसर तो मुझे मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अगर तुम्हारे अधिकारों को बचाना है, तुम्हें वापस उस गुलामी की गर्त से बाहर आना है, गुलामी से निकलना है या बचना है, तो आप लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि 75 साल में इन राजनीतिक पार्टियों या फिर सत्ता में काबिज होने वाले उन वर्ग विशेष के लोगों ने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है, तो अब कैसे देंगे? अब कैसे देंगे? राजनीतिक पार्टियों की बात, राजनीतिक पार्टियां टिकट चाहे किसी को भी दे, जिसको भी टिकट देगी उसका मुंह सिला हुआ होगा। जाति का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति चाहे एक ही जाति को टिकट दे चाहे दूसरी जाति को दे। ऐसे तो राजनीतिक पार्टी हमारे SC ST वालों को भी रिजर्वेशन के ऊपर टिकट देती है, जहां रिजर्व सीटें होती है वहां टिकट देती है पार्टियां। लेकिन पार्टियां टिकट देती है, उसके बाद वो जीतते हैं, जीतने के बाद समाज के लिए कितना बोलते हैं? तो ये बात हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जैसे SC ST के लोग हैं, वैसे ही जो OBC के लोग हैं जिनको टिकट दिया जाता है, उनके भी मुंह सिल दिए जाते हैं, वो भी नहीं बोल सकते, वो भी मजबूर होते हैं। इसलिए आप लोगों को अगर राजनीति को मजबूत करना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, अगर आपको भारत को गणराज्य बनाना है, अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो, उनको शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार मिल सके, उनको भी देश के निर्माण में अवसर मिल सके, तो आप लोगों को ये पुराना ढर्रा छोड़ना पड़ेगा, उन राजनीतिक पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा। अभी साथी बात कर रहे थे और मैं किसी की कटाक्ष नहीं करना चाहता, मेरा उद्देश्य भी नहीं है, मेरा कोई टारगेट और प्रतिद्वंदी भी नहीं है, मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, मेरा प्रतिद्वंदी तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये तो व्यवस्था के गुलाम है, जो आज टिकटें लेके चुनाव लड़ रहे हैं, ये व्यवस्था के गुलाम है, ये व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था के एक प्यादे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हालांकि ये लंबी कहानी है कि राजपूतों को किस तरीके से राजनीति से बाहर किया गया, ये राजपूतों को भी समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया किस प्रकार से जो भी राजपूत ऊपर बढ़ा, प्रधानमंत्री के नजदीक गया या फिर मुख्यमंत्री के नजदीक गया, कैसे उसे खत्म करके पीछे कर दिया गया, ये वो भी नहीं समझ पाए। आज भी वही खेल उनके साथ में चल रहा है, जिसकी वजह से मजबूर होकर के या फिर अपनी एक राजनीतिक चेतना की वजह से जो भाई इस चुनाव लड़ रहा है, उसको भी पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको भी पता नहीं है। अरे कल किसी ने कहा था कि इस प्रकार से जो डायलॉग चलते हैं कि लाठारिया, अब लाठारियन की करो बेट मल लड़नो है, अरे ये चाहिए ये, ठीक है ना। लेकिन उनको सिखाया यही जाता है, उनकी गलती कुछ नहीं है, वो भी हमेशा इस्तेमाल ही हुए हैं और आज भी इस्तेमाल ही हो रहे हैं। वरना क्या था, उनको कुछ नहीं था, ये विधायक बने हुए हैं, 5 साल जनता की सेवा करते, 5 साल के बाद में फिर जनता कहती कि भाई वास्तव में शिव की अच्छी सेवा की है, लेकिन अच्छी सेवा करने के बाद में अब पूरे शिव को ही नहीं, पूरे बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर जिले को इनकी सेवाएं मिलनी चाहिए, ऐसा कह करके फिर जनता खड़ा करती। लेकिन उनको मालूम नहीं, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म किया जा रहा है, ये भी उनको पता नहीं। ये जो हो रहा है, ये सारी चीजों को समझना पड़ता है, हमारे लोग भोले भाले नहीं समझ पाते। अगर हम राजनीति में अगर लौठा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 ही चीजें होती है, एक जनमत
और दूसरा बुद्धि, यहां से लौटा होना पड़ता है। इससे दूसरी चीजों से नहीं, क्या कर लो, कहीं किसी को मारोगे, कूटोगे, पीटोगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ में क्या हो रहा है, खेल क्या चल रहा है। अगर आप लोगों को पता है कि अगर तुम्हारी जो हैसियत है या तुम्हारा जो राज रजवाड़ा जो कुछ भी है वो इस प्रजा की वजह से रहा है, प्रजा ने जब चाहा था तब तुम राजा बनते थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने आपके हाथों अत्याचार शुरू करवाया, प्रजा ने तुम्हें नकार दिया। और अभी भी तुम अगर ऐसा ही करोगे तो प्रजा आज नहीं तो कल फिर नकार देगी। इसलिए मेरा कोई उनसे कोई ऐतराज नहीं है, चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं, लड़ने का अधिकार है, लड़े। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उनका राजनीतिक सफाया कैसे किया जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अभी 4 दिन का समय है और संविधान बचाने की अगर वास्तविकता, हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो आज भी बात करते हैं कि संविधान बचाना है, बात कही थी जिसे हमारे लोगों ने बहुत कम समझने की कोशिश की, किसानों ने भी। हम सब किसान हैं। चौधरी चरण सिंह जी जाट समाज से थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो जाट समाज के लीडर थे, वो तमाम हल चलाने वाले किसानों के नेता थे। और हर जाति में किसान है, हर जाति में किसान है। तो उन्होंने कहा था कि हे मेरे भोले किसान, मेरी 2 बातें मान ले, मेरी 2 बातें मान ले, एक बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। उस समय सर छोटूराम किस दुश्मन की बात कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि हमारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बोलना सीख गए, मंचों पर से भाषण देना शुरू कर दिए, अच्छे से डायलॉग भी रिशपाल से मिर्जा की तरह बोलने शुरू कर दिए। वक्ता बन गए, कह दिया तो हो जाता है। लेकिन उनको भी पता नहीं है कि दुश्मन तुम्हारी छाती पे बैठा है, तुम्हें पता ही नहीं दुश्मन है। उन्होंने छोटूराम जी की दूसरी बात को आज तक नहीं समझा। इसलिए मैं आप लोगों को बात दोहराते हुए कहता हूं, अभी भी वक्त है, अपने दुश्मन को पहचान लो। इस देश का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है पूंजीवाद, जिसकी वजह से आज मानसिक और वैचारिक रूप से गुलाम बनाने का काम तो कर ही रहे हैं। वो तो सभी जगह है ही है, जो धार्मिकता के आधार पर करते हैं। लेकिन आज इस देश को सबसे बड़ा गुलाम बनाया गया तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हिसाब से बनाया गया, जिनकी कालाबाजारी, जमाखोरी और ये जो महंगाई है, इसकी वजह से देश को गुलाम बनाया गया है। उसको समझना होगा, उसको पहचानना होगा, तब जाकर के आपकी लड़ाई, ये तभी होगा जब कोई आपका लड़ने वाला पार्लियामेंट में होगा। आवाज वहां उठती है, आपके यहां बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे 3 घंटे और बोल जाऊं, लेकिन अगर 3 मिनट भी वहां बोला तो वो रिकॉर्ड होगा और वो दुनिया में आवाज बनकर उठेगा। इसलिए जाना चाहता हूं, इसलिए जाना चाहता हूं, वरना मैं अपनी जो जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, समाज को जगाने का काम कर रहा था। लेकिन अब आपको भी पता नहीं है कि मैंने अपने आप को खतरे में डाल दिया। मुझे रोज कई फोन आते हैं और बोलते हैं कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दो, अपना वो कर दो, ये कर दो। मैंने कहा भैया, जिस दिन मौत आएगी ना, कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए मेरे को तो इन लफड़ों में पड़ना नहीं है। लेकिन इतना तो है कि जब मैंने ऐसे लोगों को चैलेंज किया है तो निश्चित तौर पे खतरा तो मोल लिया ही है। ये खतरा समाज के लिए मोल लिया है, समाज को इसे समझना होगा। समाज जिसके साथ होता है उसकी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। मेरे साथ मुझे भरोसा है कि मेरा समाज है, और जो समाज मेरा बचा हुआ है वो भी जल्दी ही इन 2-3 दिनों में साथ में आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। इसी विश्वास और आशा के साथ आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप घर घर जाकर के 5 नंबर बैलेट पर तिजोरी के चुनाव चिन्ह पर अपना बटन दबा करके साथ और समर्थन देंगे।